जी ने कहा था हम फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। ठीक है, अब आप चले जाइए, आपकी फकीरी हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, आप चले जाइए, हम चाहते हैं कि आप चले जाएं। और हर जाते जाते आपका झोला चेक होगा, रेल वेल तेल सेल जहाज एयरपोर्ट, ये रेलवे स्टेशन, ये सड़कें, ये सब आपने बेच ली है। जब तक वो मोदी के साथ थे तब तक सेकंड नंबर पे थे, मोदी जी ने साथ छोड़ दिया। मोदी जी को जैसे ही पता चला घोटाला हो रहा है, मैं फंस जाऊंगा, वो 7वें नंबर पे अचानक से हाथ छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, पकड़ के रखा तब तक तो बराबर में आदमी चल रहा है, लेकिन जैसे ही हाथ छोड़ दिया आदमी खाई में गिरा। हिंदुस्तान का गुजरातीकरण हो रहा है। जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कई राष्ट्रों के सीएम, मुख्यमंत्री, ये सारे गुजरात के हैं। सबसे बड़े उद्योगपति गुजरात के हैं, सबसे बड़े स्कैमर गुजरात के हैं। ललित मोदी, ये नीलम मोदी, और ये अंबानी, अडानी, अर्शद मेहता, जितने भी स्कैमर हैं गुजरात के हैं। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ ये 10 साल की बच्ची मौजूद है। इसका नाम है संदीपनी मिश्रा, और कौटल्य के बाद मेरे ख्याल से इस 10 साल की बच्ची को राजनीति का इतना ज्ञान है कि ये चाहे तो राजनीति में किसी भी बड़े से बड़े बंदे को पछाड़ सकती है, और गूगल से ज़्यादा इसका एक्टिव ब्रेन है। एक बार इस बच्चे से बात करते हैं। आज हाल फिलहाल में आप जान सकते हैं कि एक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण, जो कि बागेश्वर धाम के महंत हैं, और वो कहते हैं कि मैं उनको आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उनके ऊपर कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। तो एक बार इस बच्चे से जानते हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतने किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है या नहीं बता सकता। बेटा, आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति 26 साल का व्यक्ति, और जिसके पास उतना ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान मतलब, और वो किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है? देखिए, बिल्कुल बता सकता है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण ये नहीं है कि हाँ, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। कोई हनुमान जी में लगाया, कोई अल्लाह रहम रहीम में लगाया, किसी में भी लगाया, सबकी अपनी आस्था है। हाँ, जिसमें बस ये है, जादू एक होता है ना, चमत्कार धोखे से होता है, और ऐसा मतलब कहते हैं लोग। तो हाँ, लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 26 साल का व्यक्ति बिल्कुल कर सकता है। हाँ, बस उसने एक पैटर्न ले रखा है कि मैं बागेश्वर धाम का हूँ एक तरफ, दूसरी तरफ चुनौती दे रखी है सुहानी शाह ने। वो कह रही है कि ये साइकोलॉजी है। हाँ, तो जब वो 12th पास है, वो खुद को अनपढ़ कहते हैं, जबकि 12th पास है, हाँ, तो कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कोर्स कर सकते हैं। साइकोलॉजी आप किसी के हाव भाव देख के बता सकते हैं। अब हम ये देख लेंगे वो आदमी नर्वस है, इतना तो हम भी पहचान पा रहे हैं। तो सबका अपना साइकोलॉजी का एक एक्ट होता है। हाँ, सबकी अपनी आस्था है, उस पर क्या कहें। बट यहाँ पे कुछ ऐसा देखा जा रहा है ना कि वो एक पेपर लेते हैं, एक पेन लेते हैं, और किसी का भी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट बता देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा बताते हैं। तो ये चमत्कार कह सकते हैं हम, जो वो खुद कहते हैं कि हमारा चमत्कार है, हमारे वाईफाई आता है। तो सबका साइकोलॉजी का जो आप कर रहे हैं, वो अब सब रहस्य खुल रहे हैं। एक तरफ अब देख लीजिए, सब बाबा को ही बोला जाता है। कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं राम रहीम, आशा राम से बाबा जी का। देखिए, राम रहीम जी का जो है आरोप जो लगाए हैं उन पे, तो जो मतलब इस पे क्या ही कहना, लेकिन जो आरोप उन पे लगाए, जो चिट्ठियाँ आई हैं, उस पर किसी लड़की का नाम नहीं है। ये मैंने सर्च किया है कि जो चिट्ठी आई उस पर किसी का नाम नहीं है, ना आशा राम की चिट्ठी पे है, ना राम रहीम की चिट्ठी पे। और ये देखिए आप, सारे बाबाओं का ही विरोध क्यों होता है? क्यों ये अंबानी अडानी का विरोध नहीं होता? वो तो देश का घोटाला कर रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं? अपना चमत्कार करके बैठ रहे हैं शांति से। क्या देशद्रोही है वो? क्या किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या अंबानी अडानी कर रहे हैं? उनका सरकार को देखना चाहिए। क्या लगता है कि कोई व्यक्ति यदि इतना चमत्कारी है, तो अभी हाल फिलहाल में सुनने में आया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, उनके भाई को जान से मारने की धमकी मिली है, और वो खुद नहीं पहचान पाए कि अभी तक किसने उनको धमकी दी है। देखिए, वो चमत्कारी हैं, लेकिन अब जो धमकियाँ दी जा रही हैं, ये बात सच हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में कोई चर्चे में आ जाता है तो उसके घर परिवार में धमकियाँ आने लग जाती हैं, पत्थर मारने लग जाते हैं। तो पुलिस को सिक्योरिटी देनी चाहिए, और जब तक हाँ केस उनका खुलता नहीं है कि क्या बात है, क्या करते हैं। और चमत्कार करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे हम लोग ट्रोल कर रहे हैं। ये लोग ढूंढ रहे हैं, नई न्यूज़ देख रहे हैं, जो गोदी मीडिया है, कि कैसे हम अंबानी अडानी की न्यूज़ को
को छुपाएं, ये सब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि बड़ी बड़ी न्यूज़ ला के अंबानी अडानी की न्यूज़ को छुपा दें। अंबानी अडानी के बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आया है कि जो अडानी है उनकी काफ़ी फर्जी कंपनियां देखने को मिली है, और जो उनका रिचेस्ट लिस्ट में 2nd नंबर पे नाम था वो लुढ़क के 7th नंबर पे आ गया। देखिए, जब तक वो मोदी के साथ थे तब तक 2nd नंबर पे थे। मोदी जी ने साथ छोड़ दिया। मोदी जी को जैसे ही पता चला घोटाला हो रहा है, मैं फंस जाऊंगा, वो 7वें नंबर पे अचानक से हाथ छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, पकड़ के रखा तब तक तो बराबर में आदमी चल रहा है, लेकिन जैसे ही हाथ छोड़ दिया आदमी घाई में गिरा। तो ये बात हुई है। और हाँ, जो अब देख लीजिए सबसे बड़ा स्पैम हो रहा है, गुजराती हो रहा है, हिंदुस्तान का गुजरातीकरण हो रहा है। जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कई राष्ट्रों के CM, मुख्यमंत्री, ये सारे गुजरात के हैं। सबसे बड़े उद्योगपति गुजरात के हैं, सबसे बड़े स्कैमर गुजरात के हैं। ललित मोदी, ये नीलम मोदी, और ये अंबानी, अडानी, अर्शद मेहता, जितने भी स्कैमर है गुजरात के हैं। मतलब ये गुजरातियों ने ठान रखा है कि देश को लूट के बाहर भाग जाएंगे। गुजरातियों ने तो G20 की प्रेसिडेंसी दिला दी अपने को। तो पैसा लगाया वो उनका कर्तव्य है। अब ये देख लीजिए, G20 की इसलिए लगाई है क्योंकि मोदी उनके फेवर में है। चलिए, आपने लगाया, आपने अपनी मजबूरी से लगाया, आपने अपनी सहमति से लगाया ना, हमने नहीं कहा था आप लगाइए। आप लोग अगर आप लगा भी रहे हैं तो आप हिंदुस्तानी होने के नाते आपको फर्ज है, अगर आप पे पैसे हैं, आप टैक्स भी दे रहे हैं तो सभी देते हैं। आप लोग घोटाला कैसे कर रहे हैं? अब 6,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, 600 करोड़ का कर रहे हैं, कोई 2-2 करोड़ का घोटाला कर रहा है। किसी मुख्यमंत्री पे आरोप आ जाता है, किसी मंत्री पे आरोप हो जाता है। इन पे आरोप क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनको पता है हमारे सिर पे हाथ रख रखा है, और वो हाथ जिसने रख रखा है, मोटा भाई, छोटा भाई ने हाथ रख रखा है। मोटा भाई किसको कह रहे हैं आप? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन हाँ, मैं मोदी जी, अमित शाह जी को कह रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने कह रखा है। और कई लोगों को कहते हैं कि ये लड़की कैसे बोल रही है, ये लोग लड़की को कोई देशद्रोह में डाल देगा। तो ये हमारा अधिकार है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और देश में जो गलत हो रहा है उसके हम हक में नहीं। अभी जो पठान मूवी रिलीज़ हुई है उसका बहुत बॉयकॉट देखने को मिला, बहुत ज़्यादा, और वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी आ चुकी है। देखिए, पहले दिन में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी बनी। शाहरुख खान ने सबको पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 एक्टर बन गए। कहते हैं ना, सूरज पे थूकोगे तो छींट मुंह पे आएगी। तो वो ऐसे सूरज है जिस पे आप कितना भी करो, कितना भी बोलो, परेशान आप खुद ही होंगे धूप में, जल के आप खुद राख हो जाएंगे, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब देखिए, शाहरुख खान ने, SRK ने, वो किंग भी है, बादशाह भी है, और पूरे दुनिया के वो एक ऐसे, उनके पूरी दुनिया, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनकी हर जगह, हर देश में फॉलोवर्स हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना हिंदुस्तान में अपना प्रमोशन नहीं कराया, अब्रॉड में जाके दुबई में प्रमोशन कराया। तो उन्हें पता है कि मेरे यहाँ चाटुकार, मेरे अंधभक्त यहाँ बैठे हैं, जो TV चैनल पे बैठे हैं, और ये मेरा प्रमोशन कर रहे हैं। तो लोगों के नाम में डाल दिया उन्होंने पठान मूवी। लोगों का क्रेज़ बढ़ गया कि ऐसा है कि इस मूवी में जो कर रहे हैं, बढ़ गया, लोगों ने देखी। और पहले दिन में सबसे ज़्यादा 160 करोड़, 600 करोड़ कमा चुकी है मूवी। 250 करोड़ के बजट में बनी थी, 600 कमा गई, और अभी तो आगे भी जाएगी। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि जो खान्स है, बॉलीवुड में जितने भी खान्स हैं, वो सारे हमेशा हिंदुइज्म को टारगेट करते हैं। इस वजह से भी बॉयकॉट किया जा रहा था। पहले जो गाना आया था उसमें भगवा बिकनी का प्रयोग किया था, तो ये सही था या गलत था? देखिए, जो भगवा रंग का कपड़ा पहना है, पूरे गाने में सिर्फ 5 सेकंड का क्लिप होगा भगवे रंग का, उसमें सिर्फ भगवा रंग नहीं पहना, उसने हरा भी पहना है, नीला भी पहना है, हर रंग का कपड़ा पहना है। तो क्या ये मना है कि कोई भगवा रंग डाल के कोई डांस नहीं कर सकता, कोई नृत्य नहीं? अरे वो कलाकार है, उसकी आप कला देखिए ना, कपड़ा क्यों देख रहे हैं? अब देखिए, दीपिका पादुकोण ने कपड़े पहने थे, टारगेट ही शाहरुख खान को कर रहे हैं। कपड़े दीपिका पादुकोण पहन रही है, टारगेट शाहरुख खान को कर रहे हैं। भाई ये है, शाहरुख खान ने पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी दिए ना इंडिया के अगेंस्ट, जैसे कि मेरे को इंडिया में सेफ फील नहीं होता, जहाँ की खा रहे हैं वही की अगर बुराई करेंगे तो एक दिन तो बॉयकॉट झेलना पड़ेगा ना। देखिए, इंडिया में सेफ फील नहीं होता, ऐसा कौन है जिसे सेफ फील होता है? ना आप पे वो होता, ना हमें होता। इंडिया में सेफ फील नहीं होता। देखिए, हाँ, हमारा देश है, लेकिन हाँ, कब कौन चोरी करके भाग जाए आपको पता है? कोई अभी यहाँ से चोर आ जाए, आपका पर्स लेके भाग जाए, कोई आपको मार मार के भाग जाए, कुछ नहीं पता आपको। अभी आप देख लीजिए, अभी इंडिया
इंडिया में कितने बलात्कार हो रहे हैं, कोई लड़कियां सेफ नहीं है, चोरियां कितनी हो रही हैं। अंबानी अडानी सबसे बड़े चोर निकले, वो तो सबकी नेशनल लेवल पे चल रहे हैं, वो भी चोरी है, कौन सेफ फील रहा है। इंडिया ही सेफ नहीं है तो इंडिया के लोग क्या सेफ फील करेंगे। बट एज पेट्रियाटिक फील में तो इंडिया को आपको सेफ ही बोलना चाहिए ना। अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री में ही सेफ नहीं फील करोगे तो क्या करोगे। देखिए अपनी कंट्री में जब हम लोग मर जाते हैं, कोई हमारे को मार के हमारा सामान छीन के भाग जाता है, कोई सोने के लिए, कोई एक टॉप्स के सोने के टॉप्स के लिए हमारे को मार के भाग जाता है, फिर हम सेफ कहाँ हैं। हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर जगह ये है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है और हर जगह कहीं हम लोग सेफ नहीं हैं। तो हम लोगों को जैसे मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, तो हमको वही बनना पड़ रहा है, क्योंकि पता है पुलिस वाले सपोर्ट करेंगे नहीं, बातें दबा देंगे, कुछ नहीं होगा हमारा। क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे? देखिए हमने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये बहुत मजबूर प्रधानमंत्री। 8 साल हो गए हैं इनके कार्यकाल को, 8 बार रो चुके हैं, अब और नहीं रोना चाहते। अरे ये तो बस कहने की बात है, मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द तो सबको ही होता है। अब रो दिए तो क्या कर सकते हैं भाई, रो एक फीलिंग है। देखिए रो किस लिए रहे ना, आप ये भी देखिए, रो पता है किस लिए रहे कि मेरे को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए। मैं भाई मेरी मम्मी गरीब थी, मैं बहुत मेहनत से चाय बेचता था, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरी भाई आज देश में प्रधानमंत्री हैं, आप जो करिए करिए ना, रो किस ले रहे हैं। वहाँ फेसबुक के मालिक के सामने रो रहे हैं। प्रधानमंत्री को रोना जायज़ नहीं है बेटा। देखिए बिल्कुल नहीं है, अगर वो रो रहे हैं तो फिर देश की जनता तो फिर तड़प रही होगी। प्रधानमंत्री देखिए, आप इंदिरा गांधी जी को देखिए, उनका जवान बेटा चला गया था, काला चश्मा पहन के आई थी। लेकिन इंदिरा गांधी को तो कहते हैं उन्होंने खुद अपना बेटा मरवाया था ना। मतलब ये कोई अपना खुद बेटा मरवा देगा, ये बात तो जब ही चल रही है, नेहरू जी के विरोध में चल रहे हैं, इंदिरा जी के, मतलब ये गांधी परिवार इतना बलिदानी रहा है, उस पर भी आप इतना विरोध करते हैं, फिर तो शर्म की बात है। हमारे यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, अभी तक दूसरी कोई बनी नहीं, तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, अपना बेटा कोई क्यों मरवा देगा खुद ही। राजनीति के लिए यही कहा जाता है, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए कोई अपना बेटा। एक ऐसी माँ जिसने, देखा जा रहा था उस टाइम पे कि जो उनके पुत्र थे वो उनसे ज़्यादा आगे बढ़ते नजर आ रहे थे, तो कहा जाता है कि इस वजह से उन्होंने मरवा दिया। एक ऐसी माँ, एक ऐसी लेडी जिसे दुर्गा का रूप दिया गया, अटल जी ने उनको दुर्गा कहा है, आयरन लेडी भी कहा है, जिनको पहले गूंगी गुड़िया कहते थे, गूंगी गुड़िया कहते थे, उसको उन्होंने फिर ऐसा भाषण दिया, लोगों की बोलती बंद हो गई। एक ऐसी माँ जिसने अपने एक जन्म, किसको, एक इंसान को जन्म नहीं दिया, एक देश को जन्म दिया, बांग्लादेश को, है ना, एक देश चीर के एक देश को जन्म देने वाली माँ को ऐसे आरोप लगाना, तो फिर तो ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हम एक आयरन लेडी, एक ऐसी औरत जिसने देश को जन्म दिया है, वो फिर तो बहुत बुरी बात है हमारे देश के लिए, लानत है हमारे देश पर। 2024 में मोदी जी को आप देखना चाहती है एज प्राइम मिनिस्टर इंडिया की? जी बिल्कुल नहीं देखना चाहती, बिल्कुल नहीं देखना चाहती। 56 इंच का सीना क्या है उन्होंने? देखिए बंगाल में कह रहे थे मेरा 56 इंच का सीना है, आपने ये बाइट सुनी होगी उनकी, ए दीदी ओ दीदी वाली, शायद सुनी। तो मैंने इसमें ये कहा था 56 इंच के सीने पे 4 फुट की दुर्गा बैठी है और शेर के मुंह से निकल रहा है ए दीदी ओ दीदी। ये बात ही हुई थी, उसमें कुछ नहीं किया, सारे ने ट्रोल किया, उनको कुछ नहीं किया। और देखिए ममता बनर्जी जी आज मुख्यमंत्री है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि एक औरत महिला पर वो ऐसा कह रहे हैं, तो ये तो शर्म की बात है। ज़बान फिसल जाती है कभी कभी। देखिए जुबान का ही तो खेल है राजनीति में, राजनीति में जुबान का खेल है और कुछ करना नहीं है, ना आपको हाथ चलाने ना पैर चलाने, कुछ करना। नीचे आपके अफसर बैठे हैं, वो सारा काम करेंगे, बिल बनाना है, आपको गाइडलाइंस मिलेगी, आपको जुबान का ही तो खेल है, करिए ना। वो भी नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह के प्रधानमंत्री हैं? कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगी कि मोदी जी ने कहा था हम फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे, ठीक है, अब आप चले जाइए, आपकी फकीरी हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, आप चले जाइए, हम चाहते हैं कि आप चले जाएं, और हर जाते जाते आपका झोला चेक होगा, रेल वेल तेल सेल, जहाज, एयरपोर्ट, ये रेलवे स्टेशन, ये सड़कें, ये सब आपने बेच दी हैं, लाल किला तक बेच दिया है, गिरवी रखवा दिया है, फिर और क्या बड़ी बात होगी। तो आप जाएंगे तो जाते जाते आपका झोला भी चेक होगा कि आपने क्या क्या गिरवी रखा है। बेटा खड़ा हो।